दरअसल अपडेट लेने वाला सवाल है ये। जितेंद्र गुप्ता जी पूछ रहे हैं, दिल्ली के दर्शक हैं हमारे। ये पूछ रहे हैं कि पिछली बार मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में इन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी थी। अब उसके बाद ये 133-34 पर दोबारा आ चुका है और नीचे के लेवल्स पर बंद हो रहा है। तो क्या अब ये अपने पोजीशन को बना के रखें? इनकी जो औसत खरीदारी है वो 125 रुपये 80 पैसे या मोटा मोटी 126 मान लीजिए, 126 की इनकी खरीदारी है। अभी क्या करना चाहिए इनको? हाँ, मन्नापुरम फाइनेंस जो है ना, आपको अभी इसका जो मैं इसे वैल्यूएशन रीड करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लगा कि अभी ऑलमोस्ट ए फेयरली वैल्यूड है। तो यहाँ से बहुत स्काई रॉकेटिंग आपको इसमें प्राइस राइज तो नहीं देख सकते मेरे हिसाब से। मैं और दूसरी चीज़ ये भी है कि अ, इसका जो अभी प्राइस राइज हुआ है ना, इसके बाद ये बहुत ही अच्छा पोजीशन बनाने के मतलब लॉन्ग टर्म मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक, ये देख के। तो मतलब ये है कि एक तो वैल्यूएशन भी फेयर वैल्यू के आसपास आ चुका है, बहुत लंबे समय से फॉल के बाद कंसोलिडेट भी हो रहा है। और तो यहाँ से मुझे लगता तो है कि ठीक-ठाक रहना चाहिए मनप्पुरम फाइनेंस में। अभी मैं भूल गया इन्होंने लिया हुआ है कि इनको लेना है, उस हिसाब से आपको 126 पर खरीदा है इन्होंने और अभी 106। लगभग 126 ही बंद भाव भी है इसका। हाँ, तो आपका क्या टर्म कितने टेनर के लिए आपने खरीदा है उस पे डिपेंड करेगा, बिकॉज़ 126 पे खरीदने का मतलब यही है कि आपको 125 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदना है, वो ट्रेडिंग वाला पोजीशन है। बिकॉज़ 125 के नीचे के क्लोज़ पे फिर से इसमें रनिंग करेक्शन ट्रिगर हो जाएगा, उससे पहले तो ट्रिगर नहीं होता है रनिंग करेक्शन। प्लस इसके छोटे-छोटे स्टॉप्स ऐसे हैं कि यहाँ पे कोई भी डिसीजन आप ट्रिगर करने का लेंगे वो गलत हो जाएगा। एक तो अगर 120 लंबे अवधि के लिए रखना चाहें तो क्या कटोरी जैसी चीज बन सकती है इसमें? पहली चीज़ कि लंबे समय के लिए खरीदना है तो 126 पे तो खरीदना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी ₹100 से 25% बढ़ गई है और फिर उसमें आप जाके तुरंत वहाँ पे एकदम टॉप पे खरीद के आ रहे हैं, एक 30-35% बढ़ गई। लंबे समय के लिए खरीदने के लिए इसका रेंज ही बनता है 120 से नीचे। तब आपके पास सेफ्टी रहेगा, 120 के नीचे खरीदेंगे तो 20% का फिर भी रिस्क रहेगा, ओके है। बस 20% पे सब स्टॉक में तो रिस्क नहीं लेंगे तो कोई मतलब नहीं। तो अब आपने अभी जो खरीद इन्होंने खरीदा है उसके लिए बेहतर स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये 20 डे मूविंग एवरेज को देख के चलें, 124 पर है अभी, लेकिन ऊपर जा रहा है वो। एक दो दिन में तो इनके खरीद भाव को पार कर लेगा। सारी उसके नीचे चीज़ें तो 50 डे मूविंग एवरेज है 116 पे और 110 के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है तो 50 डीएमए से ही देखना चाहिए, उसके जी। पहले देखने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इसका इसका प्राइस पे प्रेशर शुरू हो जाएगा 120 के नीचे ही। 120 के नीचे अच्छे खासे प्रेशर में आ जाएगा। अब वो 115 पे जाएगा कि 110 पे जाएगा मूविंग एवरेज के हिसाब से, वो उसका आइडिया भी मुझे नहीं। लेकिन इसका एक-एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, जो फ्राइडे का लो है उसके नीचे क्लोज़ होगा तो इस पे सेलिंग ट्रिगर हो जाएगी। कहाँ तक ट्रिगर होगी? 120-21 के रेंज तक ट्रिगर क्रूशियल है। 120 के नीचे क्लोज़ है, मतलब इसका जो मोमेंटम वाला स्ट्रेंथ था वो गया। फिर ये जाएगा कंसोलिडेशन में, फिर डिसाइड करेगा कि कब मूव करना है, फिर रिज़ल्ट टू रिज़ल्ट देखना है। तो अगर आपका ट्रेडिंग व्यू है, फ्राइडे के नीचे का क्लोज़ ही वहाँ से अगर इमीडिएट 2-4 दिन का ट्रेडिंग व्यू है तो खराब हो जाता है। बाकी आपका 1 आध महीने का ट्रेडिंग व्यू है तो 120 के नीचे वो खराब हो जाता है, जब तक वो होल्ड है कोई दिक्कत नहीं होती। और जी। जो आपका मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म का ट्रेडिंग व्यू है तो वो आपको रिज़ल्ट के बाद अगर आपका कोई डीएमए वायलेट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड अब यहाँ से सस्टेन कर सकता है। लेकिन रिज़ल्ट के बाद आपका 50 डीएमए अगर टूट गया मतलब कि बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो जाएगा। जी। तो यहाँ पर अगर मैं कटोरी वाले स्ट्रक्चर पर ध्यान रख कर के इसमें कोई संभावना तलाशने की कोशिश करूँ, तो क्या ये बेहतर होगा कि अगर 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस के बीच में कहीं पर इसका भाव मिलता है, वहाँ पर खरीदारी की जाए और उसके बाद या तो 200 डे मूविंग एवरेज पर या उसके नीचे का जो बॉटम है, ताज़ा बॉटम, जो सबसे फ्रेश बॉटम है 100 के आसपास, उसका एक फाइनल स्टॉप लॉस लगा करके
इंतज़ार किया जाए कि इसमें कटोरी बने और उसमें खीर खाई जाए? देखिए नेटवर्क के हिसाब से तो है उतना, तो जो इनका नेटवर्क है उसके हिसाब से यहाँ से राइज़ पॉसिबल है। सिर्फ़ यही है कि इनका जो रिज़ल्ट है ना, उसको थोड़ा-सा देखिएगा। इसका रिज़ल्ट अभी थोड़ा फ्लैटिश सा हो गया है। फ्लैटिश होने के कारण ही यहाँ पे अब इसको वैल्यूएशन जो इसका कट हो गया है। लेकिन यहाँ से वैल्यूएशन बढ़ने के बहुत ज़्यादा बढ़ने के ये पॉसिबिलिटी है। तो रिज़ल्ट अगर इसका थोड़ा पिछले 4-5 क्वार्टर से अगर बेहतर नंबर दे दे, तब तो इसमें बहुत अच्छा राइज़ आ जाएगा। फिर आपको जो राउंडिंग बॉटम चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन 4-5 क्वार्टर का अगर बीट नहीं होता है, लेकिन ये एक चीज़ समझ में नहीं आई सोमेश कि मनप्पुरम फाइनेंस सोने की कीमतों में हाल में बड़ी तेज़ी रही और उसके उल्टे इसका चार्ट दिख रहा है। ये क्या कहानी है? कि मेन इसका कहानी इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ना। अगर आप इसका प्राइस टू बुक देखेंगे, तो प्राइस टू बुक बहुत ज़्यादा मतलब 3 टाइम्स के ऊपर चला गया था। तो जहाँ तक मुझे याद है, तो इसलिए उसका वैल्यूएशन करेक्शन होना ज़रूरी था और एक बार वो हो गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब वो करेक्शन 2 एंड अ हाफ टाइम्स पे चला गया प्राइस चला गया था। अब 1 1 एंड अ हाफ के आस-पास रहता है, तो ये डिसेंट वैल्यूएशन पे आ जाता है। तो उसी के नेटवर्क के हिसाब से ही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से वैल्यूएशन इसके फ़ेवर में जा रहा है, जो मुझे अभी इमीडिएट दिख पा रहा है। तो जी। फ़ायदा तो होना चाहिए आने वाले समय में और गोल्ड पे गोल्ड ऐसा बिज़नेस है ना कि गोल्ड प्राइसेज़ ऊपर जाने से मुझे नहीं लगता कि आप ये कोई जाके सीधा गोल्ड गोल्ड खरीदने लगता है। गोल्ड प्राइसेज़ पे इम्पैक्ट होता है इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेज़ के हिसाब से भी बिकॉज़ गोल्ड सिर्फ़ इंडिया में ऐसा है कि गोल्ड एज़ कमोडिटी आप यूज़ करेंगे कि हमको सेफ्टी के हिसाब से या तो घर खरीदना है या गोल्ड खरीदना है। लेकिन इंटरनेशनली गोल्ड ट्रेड होता है एज़ अ हेज मतलब हेज अगेंस्ट द रिस्क। तो गोल्ड प्राइसेस तो उसके हिसाब से भी बढ़ सकते हैं दैट मे नॉट टर्न इनटू एक्चुअल सेल्स इंडिया में। तो वो दोनों को तो अलग करके सोचना पड़ेगा बिकॉज़ हम गोल्ड बेचें, गोल्ड या गोल्ड हम गिरवी रख के उस पे लोन दें और हम उस पे इंटरेस्ट कमाएँ ये एक बिज़नेस है और गोल्ड प्राइसेस से ऊपर जा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द रिस्क अवर्जन वो दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। तो उनको मिक्स करके जी, तो नहीं कर सकते हैं। तो गोल्ड एज़ अ बिल्कुल। बिज़नेस में इंडिया में गोल्ड एज़ अ बिज़नेस तो डाई होने वाला नहीं है, वो तो पक्का है। यही है कि वो बिज़नेस आपको अच्छे दाम पे कब मिलता है। तो अभी लग रहा है वो बिज़नेस अच्छे दाम पे मिल रहा है। अब थोड़ा यहाँ से परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूव हो तो फ़ायदे में जाएगा। जी। तो 2 चीज़ों का इंतज़ार या तो ये थोड़ा-सा रनिंग करेक्शन जिसकी संभावना बन सकती है, वो रनिंग करेक्शन दे दे, उसके बाद फिर नए सिरे से खरीदा जाए। उसमें भी आपको स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखना पड़ेगा या दूसरा तरीका ये कि नतीजे आएँ उसके बाद ये चाल और बेहतर होती हुई नज़र आए, तो फिर वो जो कटोरी वाली बात है उसकी संभावनाएँ ज़्यादा मजबूत होने लगेंगी। और जब मैं कटोरी कहता हूँ तो थोड़ा-सा बता देना ज़रूरी है। तकनीकी भाषा में ये राउंडिंग बॉटम कहते हैं जिसको मैं अपने मज़ाकिया लहज़े में कटोरी कह देता हूँ। तो राउंडिंग बॉटम का मतलब है इस तरह से जो आप एक संरचना देख रहे हैं, इसी को अगर वापस पलट दें, तो जिस तरह से ये गिरा है लगभग उसी तरह से ये वापस ऊपर की ओर जा सकता है और इसका टारगेट वापस अ, पिछले जहाँ से गिरना शुरू किया था, वहाँ तक का बन सकता है, ऐसी संभावना। ये राउंडिंग बॉटम तकनीकी भाषा में इसे ही कहते हैं। इसमें होगा या नहीं होगा इसके बारे में मैंने सुमेश जी से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ, संभावना बन सकती है। आमतौर पे राउंडिंग बॉटम इसी तरह से काम करते हैं और उसके लिए ज़रूरी होता है कि फंडामेंटल सपोर्ट मिल रहा है या नहीं, इस बात की ओर भी सोमेश जी बार-बार कहते हैं। जब भी मैं राउंडिंग बॉटम की चर्चा करता हूँ, तो सोमेश जी इस बात पर ज़रूर ध्यान दिलाते हैं कि फंडामेंटल देखना पड़ता है, सिर्फ चार्ट में ऐसी संरचना बन जाने से ज़रूरी नहीं है कि आपको पुराना टॉप वापस मिल जाए। फंडामेंटल अगर सपोर्ट करते हैं तो वैसा हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या होगा कि मनप्पुरम फाइनेंस में जो थोड़ा इनके नतीजों में एक स्टैग्नेशन दिख रहा है, वो स्टैग्नेशन खत्म होता हुआ दिखे, तो फिर वैसी संभावना बन सकती है। अब ये सारी चीज़ें, सारी संभावनाएँ आपके सामने हैं और उसके हिसाब से आप तय कीजिए कि आपको करना क्या है।